वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे संचारण एवं इसका नियंत्रण। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको उन्हें नहीं देखा है, एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना है, कम समय में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखिए। स्मार्ट तरीके का मतलब है कम समय में ज़्यादा, यानी मेन चीज़ें पढ़िए जो एग्जाम्स के नज़रिए से उसमें लगे कि एग्जाम्स में आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं तीनों चैप्टर। ये देखिए 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तो ये है 5वां चैप्टर। इससे पहले सबसे पहला चैप्टर वो कंप्लीट नहीं कराया है, उसे हम बाद में कराएंगे, ओके, क्योंकि जिसे मेन चैप्टर हम कंप्लीट करा देते हैं। तो संचारण एवं इसका नियंत्रण, ये चैप्टर इसका नाम है। तो इसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में आते हैं। इसमें देखिए चित्र का सभी खेल रहता है। जो भी क्वेश्चन चित्र पर बेस्ड रहते हैं एवं उसमें थ्योरी लिखनी होती है, तो यदि आप चित्र नहीं बनाएंगे तो चित्र के नंबर कटते हैं। तो चित्र आपको सही से बनाने के बाद प्रैक्टिस करके सीख लेना है। एंड कुछ थ्योरी भी है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें ये पहला भाग है संचारण एवं इसका नियंत्रण, ये पहला भाग है। इससे दूसरी वीडियो आएगी तो 2 पार्ट में ये वीडियो है। इससे दूसरी वीडियो आएगी तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इससे आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं कंप्लीट आप कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। कलरीकरण से आप क्या समझते हैं? कलरीकरण की आपको परिभाषा यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोहे तथा इस्पात से बनी वस्तुओं पर एल्यूमिनियम का लेप करने की क्रिया को कलरीकरण कहते हैं। कलरीकृत इस्पात उच्च तापमान पर भी संचारणरोधी होता है। यह क्रिया सेराडीकरण के समान ही होती है, ये ध्यान रखना। तो इतनी छोटी सी परिभाषा है, 2 नंबर में पूछी जा सकती है। इसे अभी नोट कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें बता रहे हो उन्हें आप ताज़ा नोट करते चलिएगा, क्योंकि बाद में दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। इट्स ओके। तो यहाँ पे आता है अनिलीकरण। अनिलीकरण का क्या डेफिनेशन लिखना है, इसका भी छोटा सा डेफिनेशन है 2 नंबर में। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अनिलीकरण ऊष्मा उपचारक का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, जिसे लोहे तथा इस्पात दोनों पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया से धातु आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त होती है, उसके कणों का सुधार होता है तथा कठोरता में कमी आती है। ये इस अनिलीकरण की डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके इतने 2 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब बड़े बड़े क्वेश्चनों पे आते हैं जो कि 5 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संचारण से आप क्या समझते हैं? संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं संचारण से हम क्या समझते हैं। संचारण किसे कहते हैं? कोरिजन धात्विक पदार्थ जब खुले वातावरण, जल या अन्य क्रियाशील द्रवों के संपर्क में आते हैं तब रासायनिक या विद्युत, अथवा का मतलब यही होता है, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थ का क्षय होता है, जिसे संचारण कहते हैं। अक्सर कर आपने कोई देखा होगा, कोई भी धात्विक पदार्थ हैं वो किसी जैसे नमी के संपर्क में आ जाएं या जल के वातावरण के, एक ही बात है, तो उनमें अक्सर कर जंग लग जाती है। तो जंग मतलब संचारण वही होता है, जैसे नमी के संपर्क में कोई भी चीज़ आ जाए तो आपने देखा होगा अक्सर कर उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वही ये समझाना चाह रहे हैं कि संचारण उसे ही कहते हैं। तो ये इतनी डेफिनेशन है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब आगे की तरफ देखिए, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक वाले मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। तो इनमें जितने भी हेडिंग हैं वो आप हेडिंग डाल के छोटी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखनी है आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो इसमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो इसमें नंबर आ और नंबर बा डेफिनेशन। तो 2 प्रकार से इसे प्रभावित करते हैं। नंबर पहला है, धातु सतह पर यदि ऑक्सीकारक ऑक्साइड की सुदृढ़ होती परत बना ले तो संचारण को दर घट जाएगी। यानी धातु सतह पर ऑक्सीकारक की यदि परत मतलब बन जाती तो संचारण की क्या होती है, दर घट जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला अ नंबर वाला पॉइंट है, यानी पहले पॉइंट को 2 में डिवाइड किया है, अ और बा में, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये वाला है, ऑक्सीकारक ऋणांक क्रिया को बढ़ावा देकर संचारण दर बढ़ा सकते हैं। यानी ऑक्सीकारक ऋणांक क्रिया को बढ़ावा देकर, यानी कि कैथोड रिएक्शन। कैथोड पे हमेशा ध्यान रखना माइनस यानी ऋणात्मक होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव में आता है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं नंबर दूसरा किस कारण है। देखिए, ऑक्सीकारक की गति, ऑक्सीकारक पदार्थ की तीव्र गति संचारण दर बढ़ाती है, क्योंकि इसकी गति
सतह पर ऑक्साइड की रक्षात्मक परत के बनने में व्यवधान उत्पन्न करती है। ये सिंपली थ्योरी आपको याद करना है, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। जहाँ समझाने की चीज़ होती है वहाँ पे आपको समझा देते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट जानिए। तीसरा पॉइंट क्या है? धातु सतह की प्रकृति रुक्ष सतह पर परिष्कृत सतह की अपेक्षा संचारण अधिक होता है। नंबर चौथा पॉइंट है ताप का प्रभाव उच्च तापमान संचारण क्रिया को तीव्र कर देता है। तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। कम से कम इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट लिखना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नंबर इसी वजह से कट जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट लिए हैं, आप इनमें से चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे हैं तो इसलिए आपको पूरे कंप्लीट लिख लेने चाहिए। अब देखिए 5वां है अम्लीय माध्यम संचारण के लिए क्षारीय तथा उदासीन माध्यम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश विशेषकर पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषण से संचारण दर में वृद्धि होती है। तो 6 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो इनमें कुछ समझाना नहीं है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार वाले क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की नज़र से कि सीधे कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा 5 नंबर में। तो संचारण कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 संचारणों का चित्र सहित उल्लेख कीजिए। इसमें चित्र आएंगे तो आप चित्र को भी बना लीजिए, चित्र नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, आपको आधे भी नंबर नहीं मिलेंगे। आधे नंबर तो आपको ये मान लीजिए चित्र के मिलते हैं, चित्र बनाने के, बाकी का थ्योरी लिखने के। तो संचारण कितने प्रकार के होते हैं? संचारण 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष रासायनिक संचारण, विद्युत रासायनिक संचारण, गैल्वेनिक संचारण, पिंटिंग संचारण। ये 4 हो गए, जिनमें से 2 को हम विस्तार में बताएंगे। नंबर पहला है गैल्वेनिकर संचारण, नंबर दूसरा है पिंटिंग संचारण। इन 2 को, बाकी इन 2 की परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं बुक में देख के। ओके, तो इतना हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चित्र सहित परिभाषा बताएंगे एकदम अच्छी तरीके से, तो देखिएगा, चित्र भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला गैल्वेनिक संचारण। तो गैल्वेनिक संचारण, जब 2 भिन्न भिन्न धातुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर नम वायु या किसी द्रव माध्यम से घिरी रहती हैं तो गैल्वेनिक सेल में क्रिया होती है और धातु का गैल्वेनिक संचारण होता है। तो ये गैल्वेनिक संचारण की डेफिनेशन है, आप इतना समझ गए। अब इसमें क्रिया क्या होती है, क्रिया हेडिंग डाल के लिखिए यहाँ पे। जब अधिक क्रियाशील जस्त धातु, यानी जस्त मतलब जस्ता, जिंक, Zn जिसे बोलते हैं जस्त, की छड़ तथा कम क्रियाशील शुद्ध तांबे की छड़ को परस्पर जोड़कर किसी इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है तो गैल्वेनिक संचारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आइए चित्र को देखते हैं। चित्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 छड़ हैं, नंबर पहली छड़ है और नंबर दूसरी छड़ है। तो पहली छड़ यहाँ पे देखिए ये धनाग्र है, ये ऋणाग्र है। तो ऋणाग्र वाली हमेशा ध्यान रखना कैथोड वाली होती है और धनाग्र वाली हमेशा एनोड वाली होती है। तो आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे चित्र में 2 छड़ बना लेनी है एंड इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर प्रवाह होता है। इतना बस चित्र आपको बना लेना है। नीचे जिंक, आपको ऐसे चित्र कंप्लीट बना के इसमें आधे नंबर तो चित्र के ही मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब लास्ट यहाँ पे बचा है, इस क्रिया में अधिक क्रियाशील धातु जस्ता, धनाग्र, एनोड तथा कम क्रियाशील धातु तांबा, ऋणाग्र। हमने भी बताया था ऋणाग्र हमेशा कैथोड पे होता है, धनाग्र हमेशा एनोड पे होता है, कार्य करती है। इस प्रकार गैल्वेनिक संचारण विद्युत रासायनिक संचारण के सिद्धांत पर ही होता है। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पेंटिंग संचारण। अब पेंटिंग संचारण का भी देखिए। पेंटिंग संचारण धातु के किसी एक स्थान पर बारीक गहरे छिद्र के रूप में हो जाता है। छिद्र में से धातु का संचारण उत्पादन बाहर निकल आता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में इस प्रकार छिद्र के रूप में कोई धातु मान लीजिए उत्पादक है, तो इधर दोनों तरफ ऋणाग्र होते हैं। ये संचारण इस प्रकार से परत आ जाती है जिसमें कि छिद्र आपको दर्शाए गए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। दोनों ऋणाग्र ऊपर होते हैं, धनाग्र यहाँ पे इस एरिया में होता है एंड यहाँ पे छिद्र दर्शाए गए हैं। तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे कुछ और भी देख लीजिएगा, ये संचारण किस वजह से होता है। अब आइए देखते हैं। यह संचारण जंग, गंदगी, मिट्टी, धूल के कणों से ढकी हुई धातु सतह पर शीघ्र होता है, क्योंकि सतह के ढके हुए भागों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इसीलिए ये तत्व धनाग्र मतलब एनोड अभी बताए थे का कार्य करने लगते हैं, जबकि अनढके भागों पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे ऋणाग्र मतलब कैथोड होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, का कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन धनाग्र की ओर चलते हैं और धनाग्र ढके हुए भाग का संचारण
होता है। धीरे धीरे संचारण के उसी स्थान पर पिट या कैविटी बन जाती है, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, पिंटिंग संचारण। यानी कि अतः इस प्रकार संचारण को पिंटिंग संचारण कहते हैं। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुए फिनिश। अब दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन लाएंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके और भी क्वेश्चन बचे हैं, पार्ट दूसरा भी देखिएगा। बाकी की सभी चीज़ें कंप्लीट कराते चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करके ही जाना। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।